नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आप दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, नीट, आईआईटी मेंस, एडवांस और साथ में 11th 12th फाउंडेशन की, तो आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल जो है इसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट वीडियो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों आपके सामने। 51 में क्या दे रखा है? कोई तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 5r की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तुल्यकालिक सैटेलाइट जो होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा सैटेलाइट जिसका ऑर्बिटल टाइम पीरियड जो है, यानी परिक्रमण आवर्त काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है, जिसको 24 आवर्स कहते हैं। यहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पृथ्वी की सतह से 2r की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहे किसी दूसरे उपग्रह का आवर्त काल घंटों में कितना होगा। यहां पर देखिए, दो अलग अलग सैटेलाइट की बात कर रहा है, दोनों की हाइट दे रखी है और टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो आपको साफ लग रहा है इसमें केपलर का जो थर्ड लॉ है प्लेनेटरी मोशन, वो यूज होगा। तो देखिए, केपलर के थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ये डिस्टेंस जो है सेंटर से है, जबकि सतह से दूरी आपको दे रखी है। तो दो अलग अलग उपग्रहों की तुलना करें तो T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। अब देखिए, सबसे पहले ये बात कर रहा है तुल्यकाली की। तो तुल्यकाली जो सैटेलाइट है T1, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में 24 आवर्स के लिए, एक दिन। और T2 है उस सैटेलाइट की जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। R1 जो है उस तुल्यकाली की 5r जो डिस्टेंस दे रखा है वो सरफेस से है, तो सेंटर से रेडियस r और ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम कहेंगे 5r प्लस हो गया हमारे पास में r। अब दूसरा सैटेलाइट जो है, इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 2r, तो ये हो जाएगा हमारे पास में r प्लस 2r। अब देखिए, ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास में 24 डिवाइडेड बाय T2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6r डिवाइडेड बाय 3r होल क्यूब हो गया। r से r कैंसिल आउट, ये कटेगा 2 आपके पास में। इस 2 को उठा के शिफ्ट करो यहां पर, 24 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 2 की घात 3 और यहां पर आ गया 1/2, तो ये हो जाएगा 8। और 8 का स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो इट विल बी 2√2। ठीक है, अब ये निकालना है आपको, इसको शिफ्ट करो इस साइड में। तो हम कहेंगे आवर्स में चाहिए आपको, हमने 24 आवर्स ले रखे, T2 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 2√2, ये कैंसिल आउट होगा इससे 12। तो T2 इज इक्वल्स टू आपके पास में आएगा 12 डिवाइडेड बाय √2। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स कहती है कि रूट कभी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो रैशनलाइज अगर करें इसको परिमेयकृत, तो √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12√2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बनेगा आपके पास में T2 इज इक्वल्स टू 6√2 आवर्स। जिस सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं जो पृथ्वी सतह से 2r हाइट पर है, तो उसका जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड होगा 6√2 आएगा। तो 6√2 देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट आंसर है 51 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 52, वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का 1/16 हो जाए। आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे वेट रिड्यूस होगा। क्यों? ग्रेविटी रिड्यूस होती है। तो यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लिया ये हमारे पास में अर्थ है, पृथ्वी हो गई। आपसे कहा कि किसी भी पिंड का पृथ्वी की सतह पर भार W इज इक्वल्स टू mg हो गया वेट। अब वो कह रहा है कितनी हाइट पर अगर हम चले जाएं, एट व्हाट हाइट, कि आदमी का जो वेट है हमारे पास में W डैश, इस W का आपके पास में 1/16 हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज देखिए, मास जो होता है द्रव्यमान, किसी भी पिंड का चेंज नहीं होता है किसी बॉडी का, ग्रेविटी चेंज होने की वजह से वेट चेंज होता है। तो मुझे यहां ये दे रखा है
W डैश इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए W क्या आपके पास में mg डैश इज इक्वल्स टू 1/16 और W क्या है m इंटू जी। तो G आपके पास में है ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ और G डैश क्या है उस हाइट पर जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं G डैश की वैल्यू देखिए क्या बनती है G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 इंटू जी। H हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू का फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें। तो देखिए G से G कैंसिल आउट हुआ, बचा आपके पास कितना R अपॉन R प्लस एच। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा ये 1/16। तो 1/16 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको H की वैल्यू निकालनी है। तो 4R इज इक्वल्स टू R प्लस एच, इसको शिफ्ट करो तो H इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास 3R। अर्थ के रेडियस से 3 गुना हाइट पर अगर हम जाएं तो ग्रेविटी और वेट किसी भी बॉडी का 1/16 हो जाएगा। तो 3R आपके पास में करेक्ट आंसर है। हां, अगर ये पूछता है इधर सेंटर ऑफ अर्थ तो एक R और जोड़ना पड़ता तो उस कंडीशन में 4 आता, जबकि यहां पर पूछ रहा अर्थ की सरफेस से। तो 52 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। 53 क्वेश्चन प्यारे बच्चों बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ग्राफ आर त्रिज्या के किसी गोलीय कोश के लिए यानी स्फेरिकल शेल है, एक स्फेयर है, गोला है, अंदर से खोखला है, हॉलो है, उसमें के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र का दूरी आर के साथ परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र एफ की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज कहता हूं, जहां कहीं पर भी फोर्स की बात करें, वेट की बात करें, एम जो होता है वो सिर्फ एक और सिर्फ कहते हैं ना शो पीस है, क्योंकि एम की वैल्यू चेंज नहीं होती, सारा खेल ग्रेविटी का है इसमें। तो आप लोगों को पहले एक फंडा याद रखना है जो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में आपको बताता आया हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास में पृथ्वी है, अब ये अर्थ का सेंटर हो गया आपके पास O और अर्थ का रेडियस जो इसने कह रखा वो आर रेडियस है। 3 पॉइंट बनाएंगे इनसाइड, ऑन द और आउटसाइड। मान लिया ये पॉइंट बनाया मैंने इनसाइड P पॉइंट, ये बनाया मैंने Q पॉइंट ऑन द सरफेस। R नहीं लिखूंगा क्योंकि R रेडियस लिख चुका हूं मैं। ये X बना दिया हमने आउटसाइड। तो अब देखिए ये जो PQX पॉइंट है ये वेरिएबल पॉइंट है, R की बात कर रहा है, यहां पर ये स्मॉल r है। 3 कंडीशंस हो सकती हैं। केस नंबर फर्स्ट देखिए, केस नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो आपसे कहा जाएगा इफ यदि r लेस देन r हो, अगर स्मॉल r की वैल्यू रेडियस से छोटी है इसका मतलब द पॉइंट इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, बिंदु जो है वो गोलीय कोश के भीतर है। तो इस कंडीशन में जो ग्रेविटी बनेगी P पॉइंट पे वो बन जाएगी आपके पास में GM अपॉन R क्यूब इंटू R बनेगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा G जो है वो R डिस्टेंस जो है वेरिएबल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं ये लिख सकता हूं P पॉइंट पे ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ग्रेविटी बढ़ेगी। यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये वाला जो फंडा है ये यूज नहीं होगा। देखो ये कांस्टेंट कह रहा है यहां पर, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है इसका ये गलत स्टेटमेंट है, मान ली बात। अब यहां पर इंक्रीज हो रहा है मान सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है मान सकते हैं। अब यहां देखो चला के ग्रेविटी 0 बोल दी इसने, जबकि ग्रेविटी आर पे डिपेंड कर रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गया। सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है ये हो सकते हैं, परंतु आगे इसके लिए चलना पड़ेगा। तो देखिए अगर मान लो मैं ऑन द सरफेस की बात करता हूं, केस नंबर सेकंड, अगर मैं आपसे कहूं आर की वैल्यू आर हो सतह पर, तो आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहोगे क्यू पॉइंट पे जो ग्रेविटी है वो बनेगी GM अपॉन R स्क्वायर, यही तो पढ़ते आए हम, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट वैल्यू या तो मैक्सिमम हो सकती है या मिनिमम। देखिए इस ऑप्शन में भी मैक्सिमम बोल रहा है, इस ऑप्शन में भी मैक्सिमम बोल रहा है। केस नंबर थर्ड इससे हमारा निर्णय होगा। तो देखिए मैं बात करता हूं केस नंबर थर्ड की, अगर हम X पॉइंट पे खड़े हैं तो स्मॉल r बड़ा हो जाएगा रेडियस से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में R इज ग्रेटर देन R। तो ऐसी कंडीशन में
एक्स पॉइंट पे जो ग्रेविटी उसका फॉर्मूला gm अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो एक्स पॉइंट पे ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में r स्क्वायर। अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब पैराबोलिक होगा हमारे पास, परवलयाकार, जिसको एक्सपोनेंशियल चर घातांक के रूप से घटना बोलते हो। इसमें तो स्ट्रेट आ रहा है, जबकि इसमें देखिए पैराबोलिक रूप में परवलयाकार रूप से घट रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें वो प्यारे बच्चों आपके पास में ये सी ऑप्शन होगा। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी ऑप्शन है और ये हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। तो आप कहोगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में सी ऑप्शन है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर बता दिया है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी जो कंसेप्ट आपको बताएं वहां से। यदि वीई पलायन वेग है और पृथ्वी के निकट कक्षा में परिक्रमण करते किसी उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। देखिए दोनों के फॉर्मूलों को आपस में मिक्स करना, आपका आंसर आपके सामने। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन r, पहली चीज। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी पृथ्वी के सबसे निकट जिसमें हाइट नेग्लिजिबल मानी जाती है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में gm अपॉन r। अब दोनों को रेशियो में ले लो, तो मैं ये कह सकता हूं वीई अपॉन वीओ इज इक्वल्स टू, दोनों में रूट है तो कॉमन लगा दिया हमने, 2gm अपॉन r मल्टीप्लाई, इसको रिवर्स कर दीजिए, r अपॉन हो जाएगा आपके पास में gm, gm से gm कट गया, r से r कट गया, आपके पास आया अंडर रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास वीई इज इक्वल्स टू √2 vo, यानी कक्षीय वेग को √2 गुना कर दिया जाए, 1.414 टाइम्स कर दिया जाए, 41% बढ़ा दिया जाए, 141.4% कर दिया जाए, 4 फंडे बता दिए मैंने, तो पिंड जो है पृथ्वी सतह से उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, पलायन एस्केप कर जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन आपके पास में बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट। ए में गड़बड़ कहां है, रूट पूरे में खींच दिया इसने, इसलिए करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ √2 के पास में रहेगा, V0 के पास रूट नहीं है। तो 54 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन। 55 देखिए 55 क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह से एक कण को पलायन वेग वीई एस्केप वेलोसिटी वेग से फेंका जाता है, वीई वेग से फेंका जाता है, मतलब एस्केप वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, 3r ऊंचाई पर इसका वेग कितना होगा। अर्थ की सरफेस से आप इसको एस्केप करा के किसी एक सर्टेन हाइट पे फेंक रहे हो, तो वहां पर आपको उसकी वेलोसिटी बतानी कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर यह कह रहा है कि ये मान लो हमारे पास में हो गई पृथ्वी, ठीक, जिसका मास m कह दिया और रेडियस हो गया r। यहां पर कोई भी एक पिंड है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, पलायन वेग से फेंक रहा हूं, और आपको पता है अगर किसी भी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी दी जाती है, पलायन वेग दिया जाता है, इसका मतलब प्रदान की गई गतिज ऊर्जा, द प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब इस ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो है वो 0 करनी पड़ेगी। क्यों, अभी जितनी भी बॉडीज अर्थ की सरफेस पे हैं उन सब की एनर्जी माइनस में है, माइनस में है, इस वजह से वो अर्थ से एस्केप नहीं कर पा रही है। अगर किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी 0 कर दोगे वो एस्केप हो जाएगी, उसके लिए आपको उसकी जो वेलोसिटी है, वेग जो है वो पलायन वेग के बराबर करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर चला के पलायन वेग के बराबर किया, तो यहां पर वेलोसिटी 0। फिर कह रहा है कि 3r ऊंचाई पर इसको पहुंचाना है, यहां से ले गए हम इसको इस बी पॉइंट पे, ऊंचाई पर, सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, सेंटर से तो ये r होगा, ये हाइट दे रखी है इसमें, h इज इक्वल्स टू बात कर रहा है ये 3r। मान लिया यहां पर हमारे पास पॉइंट कितना है, b है। इस हाइट पे जब हमने पहुंचाया, तो अब बताइए इसकी जो वेलोसिटी है, वेग जो है वो कितना होगा, v डैश मान के छोड़ देता हूं। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम होगी, तो मैं ये कह सकता हूं टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, और कुल ऊर्जा ए पॉइंट पे 0 है। बी पॉइंट की बात करेंगे तो बी पॉइंट पे हमारे पास हो गई पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा,
kb। अब इन दोनों की वैल्यू रख के आंसर निकाल देना आपको। तो 0 इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, जो आर प्लस एच होगा, 3r प्लस आर। तो मैं इसे लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि यहां पर क्या कैलकुलेशन हुई है। आर प्लस एच और प्लस करके हाफ एम वी डैश स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे निकालनी है जो यहां पर वेलोसिटी होगी। देखिए आप ये कह सकते हो, इसको उठा के यहां शिफ्ट कीजिए, तो जी एम एम अपॉन हो गया हमारे पास में 4r इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कट जाएगा आपके पास में, तो कितना बनेगा देखिए, वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन हुआ हमारे पास में 2r। अब देखिए ध्यान से, आप यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, वी डैश इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में अंडर रूट जी एम अपॉन 2r। अगर मैं यहां से 2 को बाहर निकालूं तो अंदर वाली जो वैल्यू होगी आपके पास में, वो प्यारे बच्चों कितनी बन जाएगी, अंडर रूट जी एम अपॉन आर। और आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, अंडर रूट जी एम अपॉन आर जो है, ये आपके पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जिसको हम 7.9 या 8.1 कह सकते हैं, यानी क्या होगा, वीओ होगा। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपसे ये कहूं कि v डैश इज इक्वल्स टू वीओ अपॉन √2। कोई बच्चा कहे सर मैं जो वैल्यूज के झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया था, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, वीई इज इक्वल्स टू √2 वीओ होता है। ठीक है, तो वीओ इज इक्वल्स टू कितना होगा, वीई अपॉन √2। ये वैल्यू तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहां पर, तो क्या बन जाएगा, इसकी जगह रखूंगा मैं, तो वीई अपॉन, एक रूट वहां से आया, एक रूट यहां है, तो √2 इंटू √2 2 हो गया। एस्केप वेलोसिटी 11.2 अपॉन 2, जब ये कटेगा तो हमारे पास आएगा 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस वेलोसिटी पर ये यहां पर जाकर परिक्रमण करना स्टार्ट कर देगा, जो एस्केप वेलोसिटी की हाफ है। तो 5.6 देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा जो है बी ऑप्शन में दे रखा है 55 क्वेश्चन का। नेक्स्ट डायग्राम बना रखा आपके पास में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कंसीडर द सैटेलाइट रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ शोन इन द फिगर। एक कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर इस प्रकार से घूम रही है। ठीक है, अब एक पॉइंट ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा दूर है और एक पॉइंट ऐसा है सबसे नजदीक है, जिसको पेरीहीलियन और एपहीलियन कहते हैं, उपसौर और अपसौर कहेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आपसे ये कह रहा है कि मान लो जब ये ए पॉइंट पे घूम रहा है, इस समय एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग इसका एल ए है, और पी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग कितना है, एल पी हो गया। ठीक है, तो एल ए और एल पी में रिलेशन बताना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से देखिएगा, छोटा सा फंडा है जो मैं ऑलरेडी थ्योरी में आपको बता चुका हूं। इस प्रकार के थ्योरी के जितने भी कंसेप्ट जो है दोस्तों, बूस्ट करने के लिए आप हमारा फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर जितने भी छोटे मोटे कंसेप्ट्स में जो अप्लाई कर रहा हूं, वो सब उनके वीडियोस में आपको दे रखे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां पर 2 पॉइंट्स मैच कर रहा है इसमें। इस पॉइंट को इसने पेरीहीलियन कह दिया, तो यहां पर हो जाएगा एलपी। ओके, यहां पर यह बात कर रहा है एपहीलियन की, यानी इसको हम कहेंगे अपसौर, तो यहां पर हो गया आपके पास में एल ए। अब ये कहना चाह रहा है इनमें रिलेशन क्या है, इक्वल होंगे, माइनस में होंगे, क्या होंगे, सिंपल सी चीज है। आपको इतना पता है, अगर कोई पिंड रेखीय गति कर रहा हो, लीनियर मोशन कर रहा हो, तो फोर्स 0 होगी उसके ऊपर में, नेट फोर्स। और अगर कोई भी पिंड घूर्णन गति कर रहा है, बच्चा बोले कैसे सर, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है, अर्थ के ऊपर में 2 टाइप की फोर्स लगती है, एक अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल और एक बाहर की तरफ लगेगी जिसको आप कहोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल होती है, जिस कारण परिणामी बल नेट फोर्स 0 होगा। तो कोणीय संवेग से बात करता हूं मैं, तो आपको पता है कि बल आघूर्ण जो होता है टॉ इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में dl अपॉन dt। रोटेशनल मोशन में ये कंसेप्ट दे रखे हैं, यानी किसी भी पिंड पर लगने वाला बल आघूर्ण उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के समान होता है। आप इसको न्यूटन के सेकंड लॉ से भी समझ सकते हो। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। तो देखिए,
अगर P रेखीय संवेग है, लीनियर मोमेंटम, तो ये एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, ये बल है फोर्स, तो ये टॉर्क हो गया। अब अर्थ के ऊपर में लगने वाले परिणामी बल आघूर्ण का मान 0 होता है, इज इक्वल्स टू dl अपॉन कितना होगा, dt हो गया। तो आप कहोगे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर 0 हो जाए, रेट ऑफ चेंज एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाए, तो L की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और L की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसका मतलब LP जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में LA। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है हमारे पास। अब बचा गया प्लस माइनस की बात करें। देखिए एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू आर इंटू वी हमारे पास। अब जरा देखिएगा, R और V दोनों की बात करते हैं, इसका R और इसका R ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस, V की बात करें, इसका वेग नीचे की और इसका वेग ऊपर की और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए इसके आगे हम माइनस नहीं लगाएंगे। R और V दोनों के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, तो इसमें भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। लास्ट बात कर रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है वो सेम होगी कि नहीं होगी। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, ये जो LA इंटू LA दे रखा है, यहां पर जो है वैल्यू जो बनेगी इसके अंदर में, ये आपके पास में है R इंटू, जैसे देखिए टॉ इजिकल्स टू जो हमारे पास में होता है वो होता है R क्रॉस F। क्लियर। L की मैं बात करता हूं तो L इजिकल्स टू होता है R क्रॉस P। तो यहां पर ये जो वैल्यूज हैं ये R है, ध्यान रखना R, और ये वैल्यू हमारे पास में है P, ये वैल्यू है R और ये वैल्यू हमारे पास में है P। अब ये कह रहा है क्या ये दोनों सेम होंगी या अलग होंगी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा आप, इसमें साफ सीधी सी बात है कि पेरीहीलियन के डिस्टेंस की बात करें तो ये RP होगा, और एपहीलियन के डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होगा हमारे पास में, RA होगा। अब मोमेंटम जो है वो दोनों का सेम होगा। अब RA और RP की बात चल रही है, साफ दिख रहा है इसमें RP की वैल्यू छोटी है और RA की वैल्यू बड़ी है। तो जब RA की वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू पूरी कंसीडर की जाएगी, और ये वैल्यू छोटी है तो ये पूरी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर ये बोलता कि इसकी वैल्यू बड़ी है और इसकी वैल्यू छोटी है तो ये करेक्ट माना जाता। ये दोनों को इक्वेट कर रहा है, इसका मतलब ये जो थर्ड चीज है ये भी हमारे पास क्या होगी, गलत। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी 56 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास है ए ऑप्शन। दोस्तों 57 देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, अर्थ की सरफेस से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसका वेग पलायन वेग का आधा है, हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी आपने दिया है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, कितनी मैक्सिमम हाइट पे वो चला जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप लगा सकते हो इसमें। देखिए ये कह रहा है ये हमारे पास में अर्थ हो गई जिसका मास m दे रखा है, रेडियस आपको r दे रखा है, यहां पर कोई भी पिंड है, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो इसकी एस्केप वेलोसिटी की हाफ वैल्यू दी है, यानी आप ये कह सकते हो कि 11.2 का हाफ 5.6 के आसपास आपने इसको वैल्यू दी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहां से जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो किसी ना किसी अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा, वो हाइट निकालनी है। क्या कह रहा है, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चों मैकेनिक्स का कंसेप्ट, अगर कोई भी पिंड अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेता है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी एक बार वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो हम कहेंगे यहां पर एक बार उसका वेग कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए दो कंडीशंस दे रखी हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो दोनों पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। मैं कह सकता हूं टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे और टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे सेम होगी हमारे पास। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी ए पे, पोटेंशियल एनर्जी ए पे, काइनेटिक एनर्जी बी पे और पोटेंशियल एनर्जी बी पे। आपको पता है कि h हाइट पे वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक 0, ये बन जाएगा हमारे पास में हाफ m v स्क्वायर प्लस करके ये बन जाएगा माइनस g mm
सरफेस पे रखा हुआ है तो आर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 प्लस इसकी वैल्यू माइनस जी एम एम अपॉन बन गया आर प्लस एच। मेरे प्यारे बच्चों, इस एच की वैल्यू निकालनी। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो v आपके पास में है ये पलायन वेग का आधा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, देखो हाफ एम, ये लिखा मैंने वी ई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 4, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 4 बन जाएगा इसमें, माइनस जी एम एम अपॉन हो गया आर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन हो गया आर प्लस एच। पहला एक नेक काम करो, एम से एम कैंसिल आउट कर दो, ये कट गया। बचा क्या आपके पास में, वीई को हम कन्वर्ट कर देंगे, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं जो आपको पता है, अंडर रूट 2 जीएम अपॉन आर होता है, ये वैल्यू पुट कर देता हूं। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, हाफ और नीचे 4 था तो ये आपके पास में हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 हो गया इसमें, और स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 जीएम अपॉन आर। मैं वापस बता दूं क्या किया मैंने, 4 2 जा 8 कर दिया, वी स्क्वायर था तो रूट हटके हमारे पास में 2 जीएम अपॉन आर, इस वैल्यू को यहां शिफ्ट करो तो ये आपके, या फिर यहीं रहने दो इसको, माइनस जी एम अपॉन हो गया आर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब इनको सॉल्व करना है, जीएम से जीएम से जीएम कट गया, अब आपके पास वैल्यू जो बच रही है ये आ जाएगा 4 हमारे पास में, यानी 1 अपॉन 4r। ध्यान से देखिएगा, इनको कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूं मैं इस चीज में, माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। अब सॉल्व करना है इसको तो ये आ जाएगा आपके पास में 4r, तो ये है 1 माइनस ये बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच, माइनस 3 अपॉन 4r इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना होगा, ये यहां जाएगा तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, देखो r प्लस एच इज इक्वल्स टू, ये पूरा नंबर यहां आ जाएगा 4r अपॉन 3, बस r को यहां शिफ्ट करो, 4r अपॉन 3 माइनस करके हो गया हमारे पास r, तो h इज इक्वल्स टू एलसीएम 3 आ जाएगा तो 4r माइनस 3r, इट विल बी r बाय 3, यानी पृथ्वी सतह की त्रिज्या की 1/3 ऊंचाई पर यह जाएगा। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है किस हाइट पे, मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको अपने कंसेप्ट बूस्ट करने, सवाल नहीं रटना है। अगर कभी भी क्वेश्चन में अलग अलग स्टेप्स दे रखी हो, पहले यहां था बाद में यहां पहुंचाना है, सदैव आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम यूज करना। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों आपके सामने, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दे रखा है, 3 समरूप गोले जिनके द्रव्यमान एम ए एम बी और एम सी है, इनके निर्देशांक दे रखे हैं 0 0 माइनस 80 0 और 40 0 सेंटीमीटर, यानी एम ए एम बी और एम सी 3 स्फेरिकल बॉल्स हैं हमारे पास, गोले हैं जिनके द्रव्यमान दे रखे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। साथ में आपसे ये कह रहा है कि इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी U है, ठीक है। अब पहली तो U की वैल्यू निकालनी, साथ में ये कह रहा है कि अगर मान लो MB को हटा दिया जाए तो इस U की वैल्यू पे क्या परिवर्तन होगा। तो दो आंकड़े देखो सेम दिख रहे हैं, 1.92 1.92 1.42 1.42। दूसरा कह रहा है अगर MB को रिमूव कर दिया जाए तो या तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, या कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम एक अलग से स्लाइड पे करते हैं। तो 3 कोऑर्डिनेट्स आपको जो दे रखे हैं, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में हमारे पास में। देखिए मान लिया ये हमारे पास में एक निर्देशांक ले लिया जिसमें इसको हमने कहा 0,0, ये हमारे पास में जो है -80,0 और ये हो गया आपके पास में 40,0। अब कौन कहां रखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, एम ए की वैल्यू जो है 350 वो 0 0 पे है, तो हम कहेंगे यहां पर जो वैल्यू रखी हुई है एम ए इट इज 350 kg, मान ली बात इसमें। दूसरा हमारे पास में जो है एम बी 2000 kg का, वो -80 पे रखा हुआ है,
तो एम बी की जो वैल्यू आपके पास में है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। 2000 केजी हो गया हमारे पास। और तीसरा जो आपको दे रखा है 500 केजी का, वो सी पोजीशन पे है, यानी 40 पे है। तो यहां पर रखा हुआ है एम सी इज इक्वल्स टू 500 केजी। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है इस पूरे निकाय की पोटेंशियल एनर्जी यू मान ली। तो आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए कम से कम दो पिंडों की आवश्यकता होती है। तो एक एनर्जी मेरे पास में इन दोनों के बीच बनेगी, जिसको मैंने U1 कह दिया, और एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी मेरे पास में इन दोनों के मध्य, जिसको मैंने U2 कहा, और एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी इनके बीच में, जिसको हम क्या कहेंगे U3। सॉल्व कर लेते हैं, देखें क्या रिजल्ट निकलता हमारे पास। U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्थितिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में -G/mm, दोनों के द्रव्यमानों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर होगा तो फोर्स बन जाएगी इसमें। तो देखिए U इज इक्वल्स टू, आपको पता है -G कॉमन निकल जाएगा इन सब में, द्रव्यमानों का गुणा और दूरी आपको लेनी है। दूरी आपको देखना ध्यान से, सेंटीमीटर में दे रखी है। U1 इन दोनों के बीच में है, यानी 2000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 350 से। डिस्टेंस 80 दे रखा, माइनस नहीं लेना इसमें, 10 की पावर -2 प्लस करके इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 350 और 500 के 40 हो गया, 10 की घात -2 सेंटीमीटर को बदल दिया हमने, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2000 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो जाएगा 120 10⁻²। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम, नीचे के जो -2 है उसको हम कॉमन आउट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा U इज इक्वल्स टू -6.67 10⁻11, वैल्यू खोल दी मैंने इसकी, और नीचे हो जाएगा 10 की घात -2। अब देखो ये डाटाज आपके पास में जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 70, 1 2 3, 70 बन गया, 1 2 3 और 4 डिवाइडेड बाय हो गया आपके पास 80, प्लस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 और 3 जीरो लग जाएगी इसके आगे, 40। कैलकुलेटिव है आगे, और कुछ नहीं है इसमें। इसकी बात करें 10 बन गया, 3 और 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 120। अब इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखिए एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं, आपको अपनी स्किल शो करनी है। U इज इक्वल्स टू, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। तो कितना बन जाएगा -6.67 मल्टीप्लाई 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -9। तो देखो कैंसिल आउट करते हैं, कितना बन जाएगा हमारे पास, 8 से डायरेक्ट काट है, तो ये बन जाएगा आपके पास में। अब इन वैल्यूज को मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहां पर। आप जब 70,000 को 8 से डिवाइड करोगे ये बनेगा, इसको डिवाइड इससे करोगे ये आएगा, और इसको डिवाइड करोगे इससे ये आएगा। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। -6.67 मल्टीप्लाई 10⁻90। देखिए जोड़ लेते हैं हम इनको, 21,458, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में जो वैल्यू आएगी दोस्तों, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, ये चीज आ रही है, इसके आगे मैं माइनस लगा देता हूं। अब देखिएगा, अब यहां पर -9 है और पॉइंट यहां पर है, 1 2 3 4 5, 5 शिफ्ट हो जाएंगे इसमें। U इज इक्वल्स टू -1.43 10⁻⁻4 जूल। तो आप कहोगे इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी निकली है -1.43 10⁻⁻4 है, किस में आ रहा है, यहां पर 1.42 दे रखा है, मैंने राउंड ऑफ किया है, तो ये मेरे पास में C और D में आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट। अब देखिए किसी भी एक MB को अगर मैं रिमूव कर दूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आप खुद देखिएगा, आपको यहां पर कह रहा है अगर मैं इस MB को हटा दूं तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेंगी या बढ़ेंगी। तो इसको मैं अलग से आपके लिए सॉल्व करके बता दूं, इसमें रटने वाला कोई भी काम नहीं है। देखिए अगर मान लो मैं कहूं MB को रिमूव कर दिया मैंने लास्ट वाले को, तो ये दो बचेंगे मेरे पास, तो मुझे सिर्फ U2 की वैल्यू निकालनी है। अब U2 मेरे पास में कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर देखिए, ये हो गया हमारे पास, यहां पहुंचे,
यहां पर वैल्यू पहुंच गई। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, देखिए ये सारी चीज है। बाहर आपके पास में जो रखा हुआ है -6.67, 10⁻⁻⁹ हो गया, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू 4375 ये वैल्यू बनी। तो U2 इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख दिया, इसमें ये वैल्यू आएगी। अब यहां से पॉइंट शिफ्ट करते हैं, 1 2 3 4, 4 शिफ्ट हो रहे हैं। तो U2 डैश आपके पास बन जाएगा माइनस में कितना आएगा, ये 2.9181 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ आपके पास में आएगा -5। अब मुझे एक बात बताइए, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखिए, दोनों के आगे माइनस लगा हुआ, ध्यान से। मैं आपसे कहूं ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है, तो आप कहोगे सर माइनस में जो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना बड़ा होगा। इसका मतलब U2 डैश की वैल्यू बड़ी होगी किससे, U से। तो दो आंसर क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये है, और जब हम बी पिंड को हटाते हैं इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए कौन सी वैल्यू हमारे पास में, यदि गोले एमबी को हटा दिया जावे तो इसका मान बढ़ जाएगा। यानी 58 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है डी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे, एक ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इसमें प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। पृथ्वी को लगभग कितनी त्रिज्या तक सिकुड़ा जाए, संपीड़ित कर दिया जाए कि वह कृष्ण विवर बन जाए, यानी एक ब्लैक बॉडी बन जाए। सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए आपको पता है कि किसी भी पिंड को पलायन करवाने के लिए, किसी भी पिंड को पलायन करवाने के लिए हमें एक पलायन वेग देने की आवश्यकता होती है, जिसका फॉर्मूला होता है √2gm/r। अब यहां पर कह रहा है कि पृथ्वी को किस लेवल तक संपीड़ित कर दिया जाए कि प्रकाश को भी बाहर नहीं निकाला जाए। सिंपल सी चीज है, यानी पलायन वेग जो है वो प्रकाश के वेग के समतुल्य करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं पलायन वेग का फॉर्मूला हमारे पास में √2gm/ कितना है, r हो गया। अब अगर आपको इसको ब्लैक बॉडी बनाना है तो इसका मतलब इसका जो पलायन वेग है या तो प्रकाश के वेग से ज्यादा होना चाहिए या प्रकाश के वेग के बराबर। और प्रकाश का वेग आपको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू मेरे को डालनी पड़ेगी, तो इस r की वैल्यू आपको निकालनी। देखिए अगर मैं प्रकाश के वेग के बराबर वेग दूं इक्वल्स टू √2gm/ रेडियस r डैश मान लिया मैंने, क्योंकि अभी जो वर्तमान में त्रिज्या वो 6400 है, उस समय मुझे r डैश कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा r डैश इक्वल्स टू, वर्क करेंगे तो 2 × g/m/ इसका स्क्वायर 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो देखिए 2 × 6.67 10⁻⁻11 m जो है वो आपके पास में दे रखा 5.98 10⁻⁻ हो गया 24 होल डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻16। दोस्तों अब कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी है इसमें। तो r डैश का मान आपके पास इतना आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कोई भी डाटा मैच नहीं कर रहा है, इसने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है 8.86 नियर अबाउट। अगर मैं इसको 10 लिखूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखिए r डैश लमसम, इसको मैं अगर 10 कंसीडर करता हूं तो 10 की घात हो गया -3 मीटर। अब एक जीरो इसको दे दो तो r डैश लमसम हमारे पास हुआ 10 की घात -2 मीटर। अब आप खुद सोचिए, पृथ्वी जो है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर अगर कर दें तो पृथ्वी जो एक कृष्णिका पिंड बन जाएगा 10 की घात -2 मीटर। तो सी ऑप्शन जो हमारे पास में है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता यानी ई की वैल्यू निकालनी है, जो आपकी एक तरह से ग्रेविटी है, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर निर्भर करती हुई कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में बताया कि पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल शो करती है और उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इसीलिए आपने देखा होगा सारे के सारे ग्राफ जो है नेगेटिव दे रखे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, आपने कहा कि पृथ्वी एक ठोस गोलाकार पिंड है,
ये हो गया हमारे पास में। थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की थी इस चीज की। ये है O पॉइंट, रेडियस आपके पास R हो गया, एक P पॉइंट, एक Q पॉइंट और एक X पॉइंट ले लेता हूं। डिस्टेंस इनका R है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं A पॉइंट। अगर R इज लेस देन R हो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्लियर चीज बता चुका हूं मैं आपको। तो इसमें क्या आपके पास में है कि P पॉइंट पे जो ग्रेविटी है वो होगी GM अपॉन R स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया R। पहली चीज माइनस लगाएंगे अभी इसमें। बी, R इक्वल्स टू R कर दिया जाए तो Q पॉइंट पे जो ग्रेविटी आपके पास में है वो बनेगी GM अपॉन R की वैल्यू R डाल दीजिए, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास में, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर। और लास्ट, अगर X पॉइंट पे है हम, R इज ग्रेटर देन R हो गया, तो इस कंडीशन में आपके पास में आएगा X पॉइंट पे ग्रेविटी GM अपॉन हो गया R स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आप इसमें, सबसे पहली चीज बच्चा का प्लस में बनेगा कि माइनस में बनेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और गुरुत्वीय त्वरण सभी माइनस होते हैं। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है। अब P पॉइंट को देखिएगा, जब हम भीतर हैं इस गोले के, तो आप कहोगे सर G जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो रहा है। इसका मतलब R बढ़ने पे ग्रेविटी रेखीय रूप से बढ़ेगी। तो रेखीय रूप से इसमें बढ़ रही है, रेखीय रूप से इसमें, क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ये दोनों आंसर कंसीडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि इसमें क्या पैराबोलिक रूप आ रहा है हमारे पास में। तो आप कहोगे कि सर ये दोनों ऑप्शन जो है ये तो हमारे पास में यही कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद में सरफेस की बात करें तो सरफेस पे मैक्सिमम है, तो यहां मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम हो गए इसमें, ठीक है। देन उसके बाद में जब हम सरफेस से बाहर जाते हैं इस पॉइंट पे, तो ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर, यानी परवलयाकार रूप में, पैराबोलिक फॉर्म में चेंज होगी। तो बच्चा बोले सर इसमें भी परवलयाकार रूप से चेंज हो रही है, इसमें भी चेंज हो रही है, आंसर दोनों सेम आने चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक नेगेटिव में है और एक कितना है, पॉजिटिव में है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रेविटी जो है ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा, ना कि बी ऑप्शन। क्लियर होगी चीज? मॉडुलस पूछता तो बात होती, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिस कारण दिशा का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव हमारे पास में इसका आंसर, यानी 60 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व किया। सभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। मैं आपको जैसे कहते आया हूं, सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट पकड़ना है। डाटाज एग्जामिनर चेंज कर सकता है परंतु फंडा जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप गूगल प्लेटफॉर्म से जाकर हमारे फिजिक्स गुरु डॉक्टर RC सर के मोबाइल ऐप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी कोर्सेज के अनलिमिटेड वीडियोस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलेंगे। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।